Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to नयनश्री क्लासेस. दिस इज़ नयनश्री. आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 अगस्त का करंट अफेयर्स. आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को. आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं. ये आपको वे याद रखना, ठीक है. 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI. क्या? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? CJI की. ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसकी बात की जा रही है. ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, सबसे पहला तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये किस नंबर के हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो अभी फ़िलहाल में CJI अब बनने वाले हैं, कब? आपके 27 अगस्त को ये जो हैं बनने वाले हैं. 27 अगस्त को ये आपके बन जाएंगे CJI. तो ये 49वें नंबर के हैं. कौन से हैं? 49वें हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ आप लोग ये याद रख लीजिएगा कौन से नंबर के हैं. एग्जाम में ये पूछा जाता है. सो यहाँ पर याद रखना है न्यायाधीश उदय यू ललित. कौन? उदय यू ललित. उदय यू ललित को भारत का 49वां CJI जो है बनाया जाने वाला है, यानी कि ये पदभार ग्रहण करने वाले हैं. बात ये आती है कि जब आपका कोई CJI बनने वाला होता है तो उससे पहले एक सिफारिश दी जाती है आपके जो प्रेजेंट में न्यायाधीश रहेंगे उनके द्वारा. तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि उदय यू ललित की सिफारिश किसने की है कि इनको नया CJI बनाया जाए. तो आपके NV रमना जी ने की है. किसने? तो यहाँ पर लिख लीजिएगा NV रमना. NV रमना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित जी को उदय यू ललित जी को आप सिंपली लिख सकते हैं कि इनकी सिफारिश की है. ओके, याद रखिएगा आप लोग. एंड एक जानने वाली बात ये है कि उदय यू ललित जी का जो कार्यकाल रहेगा, टेन्योर रहेगा, वो बेसिकली 3 मंथ्स का रहेगा. ठीक है, इससे भी कम का होगा. सो याद रखिएगा इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 3 मंथ से भी कम का रहेगा. 3 महीने से भी 3 महीना आप लोग याद रखिएगा. ओके, सो आप लोगों का ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? देखिए आप लोग, तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड एकदम करेक्ट होगा, उदय यू ललित. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि अगस्त 2022 में उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना ने ऑल वुमेन एयर क्रू में इतिहास रचा है? ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो यहाँ पर आपको बताना था कि उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा करने के लिए किस देश की नौसेना ने ऑल वुमेन एयर क्रू में इतिहास रचा है. ओके, सो ये आपके प्यारे भारत ने इतिहास रचा है. सो आपको याद रखना है कि इसमें इतिहास किसने रचा है? प्यारे भारत ने रचा है. एंड ये आपको याद रखना है, ये जो इतिहास रचा है, ये इतिहास बेसिकली 5 वीमेन अधिकारी थी, इनके द्वारा ये जो है मिशन पूरा किया गया. किसके द्वारा? भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों द्वारा यह उपलब्धि हासिल की गई है. ठीक है, एंड ये जो विमान था इसकी कप्तान कौन थी? तो इनकी जो कप्तान थी वो लेफ्टिनेंट कमांडर अंचल शर्मा थी. ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि विमान की कप्तान इस मिशन के लिए कौन थी? कप्तान कमांडर लेफ्टिनेंट अंचल शर्मा. ठीक है, ठीक,
भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो मैं आपको बार बार बताती रहती हूँ कि आपकी भारतीय नौसेना की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी 26 जनवरी 1950। आपको लिखना नहीं, आपको सुनना है। आप लोग ये चीज़ें पहले नोट कर चुके हो ना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को, कब? 1950 को इनकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब बात आती है इनके हेडक्वार्टर की। तो इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया यानी कि न्यू दिल्ली। आदर्श वाक्य कौन सा है? तो आदर्श वाक्य याद रखिएगा। आदर्श वाक्य क्या है हमारी भारतीय नौसेना का? तो जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। क्या? जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। जल के देवता हमारे लिए मंगलकारी हों। ठीक, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। इतनी चीज़ें, ये 2-4 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपका कौन सा सही होगा? प्यारा भारत। तो ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा। आगे आपसे एक क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में किस भारतीय प्राधिकरण ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ भागीदारी की है? सो यहाँ पर आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। कौन? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ भागीदारी की है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मतलब क्या हुआ? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर PMJAY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई थी। यहाँ पर लिख लीजिएगा इस तरीके से एरो बनाकर, राष्ट्रीय स्तर पर PMJAY को लागू करने के लिए NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी इनकी स्थापना? तो स्थापना मैं नीचे लिख देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्थापना इनकी की गई थी 2018 में। PMJAY क्या है ये आप लोगों को मन में आ रहा होगा डाउट, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। PMJAY आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है ये? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जन आरोग्य योजना। ओके, याद रखिएगा। ये बेसिकली एक ऐसी योजना थी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत और डैश ने अगस्त 1 से 3 के बीच में 2022 को नई दिल्ली में उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजन किया है। देखिए, सिंपल सी भाषा में आपको समझा देती हूँ। आपसे ये कहा गया है कि भारत ने और एक और कौन ऐसा देश है जिसने 1 से 3 अगस्त 2022 को ND में या न्यू दिल्ली में उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया है। सो आंसर विल बी मॉरिशस। क्या होगा आपका आंसर? मॉरिशस ने। भारत ने और मॉरिशस ने आपका जो है एक उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला जो सत्र है ये आयोजित किया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली में जो ये आपका कहाँ आयोजित, किसके द्वारा किया गया? भारत और मॉरिशस के द्वारा। अगर हम बात करें मॉरिशस की, तो मॉरिशस के बारे में आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला तो इनकी राजधानी, तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। क्या है? पोर्ट लुइस। अगर हम बात करें इनकी करेंसी की यानी कि मुद्रा की, तो इनकी मुद्रा याद रखिएगा मॉरिशस रुपया इनकी जो है मुद्रा है। क्या है? मॉरिशस रुपया है। ठीक है, मॉरिशस रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? तो इनके PM को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इनकी प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ अभी। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि किस वर्ष तक सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी गवर्नमेंट ने
प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा है? देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर याद रखिएगा 2030 तक इन्होंने ये लक्ष्य रखा हुआ है। ओके, अगर हम बात करें किसकी, प्राकृतिक गैस की, लिख लीजिएगा जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस जो होती है इसका सबसे बड़ा जो घटक होता है, सबसे बड़ा घटक पूछा जाता है एग्ज़ाम में, सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो इनका सबसे बड़ा जो घटक होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में आपका जो इंडिया है वो एलपीजी आयातक के रूप में चौथे नंबर पर आता है। तो लिख लीजिएगा भारत एलपीजी। एलपीजी नहीं होगा, यहाँ पर एलएनजी होगा क्योंकि प्राकृतिक गैस की बात की जा रही है। ठीक है, एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक होगा। ठीक है, आयातक यानी कि जो आयात करता है, मतलब बाहर से मंगाता है। आयात का मतलब है जो चीज़ें हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं। निर्यात का मतलब है जो हम अपने देश से किसी और देश को भेजते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कुछ लक्ष्य ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए हैं, 2-4 लक्ष्यों को देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें कि हर घर बिजली का लक्ष्य आपकी गवर्नमेंट ने कब तक रखा है, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी हेडिंग डालनी है, लक्ष्य। ठीक है, सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पर जानना होगा कि आपका हर घर बिजली का लक्ष्य कब तक रखा गया है। हर घर बिजली का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये आपका 2022 तक रखा गया है। दूसरा याद रखिएगा एलपीजी, एलपीजी, क्या? एलपीजी। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन का एलपीजी कनेक्शन जो है इसको उपलब्ध कराने का लक्ष्य ये भी आपका 2022 ही रखा गया है। ठीक है, कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य, उपलब्ध कराने का लक्ष्य ये कब तक रखा है? ये भी आपका 2022 ही रखा गया है। अगर हम बात करें आपसे कि हर घर नल से जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2024 होगा। तो यहाँ पर तीसरा आपको लिखना है, हर घर नल से जल। क्या? हर घर नल से जल, नल से जल या स्वच्छ जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य, आपूर्ति का लक्ष्य। तो ये आपका रखा गया है 2024। ठीक है, एक आपका आता है पेट्रोल में इथेनॉल का 10% का लक्ष्य कब तक रखा गया है। सो आप तीसरा हो गया था ना आपका, यहाँ पर आप 4th डालना पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पेट्रोल में 10% इथेनॉल, 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य, मिश्रण का लक्ष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रख लीजिएगा, ये आपका 2022 रखा गया है। अगर हम बात करें कि पेट्रोल में 20%, कितना? 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो ये आपका 2025 तक रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पर जाइए। पहले क्वेश्चन आपसे क्या था कि किस वर्ष तक सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सो ये आपका 2030 था। लक्ष्य को आप एक अलग पेज दे दीजिएगा और उस एक अलग पेज पर ये सभी चीज़ें आपको लिखना है, लक्ष्य वाली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि अगस्त 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने रक्षा प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ समझौता किया है। सो यहाँ पर याद रखना है आपके DRDO के साथ समझौता ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए हैं, तो DRDO के साथ सहयोग किसने किया है? IIT रुड़की ने किया है। सो आपका यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मेरे से गलत हो गए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 कर लीजिएगा। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4 IIT रुड़की आपका करेक्ट आंसर होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है, ये देखिए इसमें भी हो गया है, कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, कभी कभी MS वर्ड पर जाने पर चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। क्वेश्चन आपसे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 4 अगस्त 2022 को स्वदेशी रूप से विकसित
डैश का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यहाँ याद रखिएगा कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आपका स्वदेशी रूप से विकसित जो है लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगर हम बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ को आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो इनका पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिएगा डिफेंस, अगर पता ना हो तो लिख लीजिएगा, अगर पता है तो फिर कोई अच्छी बात है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम इनकी स्थापना की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क करिएगा। इनकी स्थापना जो है हुई थी 1958 को इनकी स्थापना हुई थी। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें डीआरडीओ के, तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। क्या है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको याद रखना है, अडानी इंटरप्राइजेज जो हैं आपके, अडानी इंटरप्राइजेज, इन्होंने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगर हम बात करें अडानी इंटरप्राइजेज़ की, तो ये जो अडानी इंटरप्राइज हैं इनके संस्थापक कौन हैं, इनके संस्थापक हैं गौतम अडानी। इन सभी से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं गौतम अडानी सर। अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो इनका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। कहाँ पर है, अहमदाबाद में। और अगर हम बात करें इनकी स्थापना की, कि स्थापना कब हुई थी अडानी एंटरप्राइजेज़ की, इनकी स्थापना हुई थी 1988 में की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, अब हम यहाँ पर पिछला कुछ रिवीजन करने वाले हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सिल्क एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा, वाराणसी। लिखिएगा इस चीज़ को, भारत का सिल्क एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया जा रहा है, वाराणसी में। ओके, याद रख लीजिएगा आप लोग। देखिए, आप लोग कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपी SSSC पैट, यूपी का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर बिल्कुल संभावना होती है कि जो यूपी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि हर घर नल योजना से संबंधित यूपी के कौन से ज़िले संबंधित हैं, तब आपको याद रखना है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर घर नल योजना। तो हर घर नल योजना से संबंधित ज़िले कौन से हैं, ये हैं आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब आप मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको यूपी के जितने भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। वहाँ पर मैंने अलग से यूपी स्पेशल पढ़ाया हुआ है, अगर आपके पास टाइम है तब आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम का। यूपी से आपका कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर हार्डली 20-21 वीडियो ही होंगे। अगर आप उनको देख लोगे, छोटे छोटे वीडियो हैं, बड़े नहीं हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा यूपी। एक बार आप ओवरव्यू देख लीजिएगा, आपको क्लियर होना चाहिए यूपी के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं ODF प्लस गांव की। तो भारत में अभी वर्तमान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ODF प्लस गांव कहाँ पर है, तेलंगाना में है। इस तरीके से आपको लिखना है सर्वाधिक। मैं ODF फ्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ODF प्लस की बात कर रही हूँ। सर्वाधिक ODF प्लस गांव कहाँ पर है, तो ये आपके तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना, ठीक है। ODF क्या होता है, ओपन डेफिकेशन फ्री। क्या होता है ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री। ये क्या होता है,
इसको देखिए मैं आपको एक साधारण सी भाषा में समझाती हूँ। पहले मुझे भी ये समझ में नहीं आता था। देखिए, आप लोग चाहे गांव से हों चाहे शहर से हों, हर जगह आपने देखा होगा कि एक ये प्रॉब्लम होती है कि लोग खुले में ही शौच कर देते हैं। तो ये आपका होता है ओपन डिफिकेशन, मतलब खुले में शौच। ओके, खासकर गांव में ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपके गवर्नमेंट ने क्या किया था कि आपको देखिए यूपी में टॉयलेट बनवाए जा रहे थे, तो इसी के लिए था कि ओपन डिफिकेशन से हम लोग छुटकारा पाएँ। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपना नया राजकीय पशु और राजकीय पक्षी जो है अभी घोषित किया है, देन आंसर विल बी लद्दाख। ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि लद्दाख जो है इन्होंने अपना नया राजकीय पशु और राजकीय पक्षी जो है घोषित किया है। तो मैं लिख देती हूँ, लद्दाख ने अपना नया राजकीय पशु और राजकीय पक्षी घोषित किया। किसको किया गया है ये भी महत्वपूर्ण बनता है। सो आपको याद रखना है, पक्षी में आपको याद रखना है काली गर्दन वाले क्रेनसारस को। किसको? काली गर्दन वाले क्रेनसारस को इन्होंने अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काली गर्दन वाला क्रेनसारस। ठीक है, और अगर हम बात करें पशु की तो हिम तेंदुआ। क्या? हिम तेंदुआ को इन्होंने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक, तो इतने पॉइंट्स आपको ज़रूर से याद रखने हैं। 1 मिनट में इसको पॉइंट बनाकर लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इनमें अंतर महसूस कर पाएँ। ठीक है, यहाँ से ये अगर हम बात करें कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया। सो पहले तो मैं पेन का स्ट्रोक चेंज कर लेती हूँ। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। कमेंट में आपको बताना है, एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। कहाँ पर? पुदुचेरी में। पुदुचेरी आयोजन लिख लीजिएगा। ठीक है, बात ये आती है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव हम हर वर्ष विवेकानंद जी हैं इनकी जयंती पर मनाते हैं। तो इस बार विवेकानंद जी की कौन सी जयंती थी? तो इस बार इनकी 159वीं जयंती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 159वीं जयंती थी इस बार। किसकी? विवेकानंद जी की। विवेकानंद। ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें कि इस वर्ष जो थीम रही वो क्या रही, तो थीम आप लोगों को याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सक्षम युवा सशक्त युवा। क्या? सक्षम युवा सशक्त युवा। ठीक है, सक्षम युवा सशक्त युवा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि आपका ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इसका आयोजन कब से हो रहा है, तो इसका आयोजन 1995 से हो रहा है। कब से? 1995 से हो रहा है। ठीक है, एक मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाहती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर आपका बनने वाला है, तो आपको नेक्स्ट में यही लिखना है, यूपी का पहला। फर्स्ट की बात की जा रही, देन ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय। तो यूपी का पहला जनजातीय संग्रहालय आपका जो बनने वाला है वो बलरामपुर में बनने वाला है। कहाँ पर? बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर। ठीक है, वैसे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा ये जनजातीय संग्रहालय है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली बलरामपुर में एक जनजाति निवास करती है। कौन सी? थारू जनजाति। तो थारू जनजाति की वजह से यहाँ पर एक जनजातीय संग्रहालय बनाया जा रहा है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर बनाया जा रहा है, देन आंसर क्या होगा? बलरामपुर। सो ये रहा आज का करेंट अफेयर्स, एंड मैं होप करती हूँ कि आपको आज का करेंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करेंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अपना पढ़ाई करिएगा।